नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। हम निकले थे बागपत से और बागपत से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गए। पिछले कई दिनों से लगातार हम चुनाव की समीकरण, वहां के राजनीतिक मिजाज को जान रहे हैं। इस समय मौजूद है ऐसे जिले में जिसके विषय में कहा जाता था कि एक नेता हैं, उनके बिना यहाँ का पत्ता भी इधर का उधर नहीं होता। हम खड़े हैं इस समय रामपुर में। रामपुर के विषय में एक राय है कि आजम खां का यहाँ प्रभुत्व है, वर्चस्व है, लेकिन पिछले कई चुनाव में जिस एक परिवार का दबदबा था वो इस बार लोकसभा चुनाव में उस परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से यहाँ उम्मीदवार हैं मौलाना नदवी, जो दिल्ली से लाए गए हैं या बुलाए गए हैं, ये तो यहाँ की जनता तय करेगी और यहाँ के जो समीकरण बनेंगे वो। इसके अलावा घनश्याम लोधी जो भाजपा के मौजूदा सांसद हैं वो इस बार फिर टिकट पाए हैं। महमूद पराचा यहाँ उम्मीदवार हैं स्वतंत्र तरीके से, वो भी दिल्ली से आए, वकील हैं पेशे से। और यहाँ पर एक और बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। इन सब के अलावा आजम खां के प्रभुत्व, उसके वर्चस्व पर जानेंगे क्या राजनीति है। हमारे साथ एक बच्चा है, प्यारा सा, क्या नाम है आपका? ये शांत हैं, पर यहाँ की जनता क्या सोचती है इस पर हम बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि चुनावी समीकरण क्या है, मुद्दे क्या हैं। आजम का प्रभुत्व, दबदबा और दमखम की राजनीति क्या अभी कायम है? जेल से क्या वो सब कुछ प्रभावित कर रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। गौरव जी, जिस ज़िले में हम खड़े हैं उस ज़िले की एक पहचान रामपुरी चाकू हुआ करती थी एक समय में, लेकिन समय बदला तो इस ज़िले की पहचान आजम खां, उनके दबदबे, उनके रुतबे और उनकी धमक की वजह से होने लगी। पहला चुनाव है लोकसभा का, सामान्य चुनाव, उपचुनाव को अगर छोड़ दें तो लंबे समय के बाद, कई दशकों की राजनीति के बाद आजम के परिवार का प्रत्यक्ष उम्मीदवार यहाँ कोई नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि आजम खां ने हमेशा अपने परिवार की राजनीति करी और परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भी आप देख लें, अब उनको आज आप देख रहे हो समाजवादी पार्टी में बगावत की बू आ रही है, बगावत के सुर हैं लोगों में, और वो उसका कारण यही है कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं हुआ। आज उन्होंने दिल्ली से लाके, यानी आप समझ लें समाजवादी पार्टी के अंदर कोई ऐसा चेहरा रामपुर के अंदर नहीं था जिसको वो खड़ा कर सकते, जिसको वो इस चुनाव में उतार सकते। तो उन्होंने दिल्ली से लाए कैंडिडेट यहाँ खड़ा करा है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो रामपुर का भी है अपने, और लगातार सबके बीच में रहने का काम करता है। और आजम खां की राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जिस तरह आजम खां ने लोगों को घर तोड़ने का काम किया, लोगों की दुकानें तोड़ने का काम किया, लोगों को बेघर करने का काम किया, तो आज उसके परिणाम आप देख रहे हैं कि वो कहते थे कि ऊपर के फैसले अल्लाह करता है, नीचे के फैसले हम करते हैं। तो ये अल्लाह ने भी दिखा दिया कि नीचे के फैसले भी अल्लाह करता है और ऊपर के फैसले भी अल्लाह ही करता है। यहाँ उनके जो समर्थक, उन्होंने कहा कि आजम खां की छवि नेशनल मीडिया, हम लोगों पर उन्होंने एक तरह से तंज कसते हुए कहा कि आप लोग चाहे जो नेशनल मीडिया, दिल्ली वाले लोग चाहे जो गढ़ लें, चाहे जो बुन लें, आजम खां गंगा जमुनी तहजीब के एक प्रतीक हैं। और आजम खां की वजह से यहाँ रामपुर में किसी भी प्रकार का धार्मिक सांप्रदायिक सद्भाव कभी बिगड़ने नहीं पाया है। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे पत्रकार हैं, ये जो नेशनल चैनल हैं, जो भी चैनल हैं हमारे, वो एक चौथा स्तंभ कहलाते हैं देश का। तो मैं समझता हूँ कोई भी नेशनल मीडिया हो, चाहे वो लोकल मीडिया हो, कभी किसी के पक्ष में बात नहीं करता, वो स्वतंत्र रूप से बात करता है। और जिस तरह बात कर रहे हैं, रामपुर में सदैव ही गंगा जमुनी तहजीब कायम रही है और वो रहेगी। कुछ लोगों ने बिगाड़ने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो बिगड़ नहीं पाई। और जो लोग ये माहौल कायम करने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है, मुसलमानों को बांटने का काम कर रही है, तो मैं कहता हूँ अगर 2000 रुपये किसी हिंदू खाते में आते हैं तो वो 2000 मुस्लिम खाते में भी आते हैं। अगर मान लीजिए कहीं आवास बने हैं, जो प्रधानमंत्री आवास की योजना की बात की जाए, तो अगर 10,000 आवास हमारे मुस्लिम भाइयों को बने हैं तो हिंदुओं को 5,000 ही बने हैं। अच्छा, आप भाजपा के नेता वगैरह तो नहीं किसी नहीं, मैं वैश्य समाज का नेता हूँ। अच्छा। और मैं अराजनीतिक हूँ, मेरा किसी पार्टी को लगता है? आपने कहा वैश्य समाज के नेता हैं। 2024 के समय में जब आपके बच्चे मोबाइल पर पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, अमेरिका का चुनाव क्या हो रहा है, यूरोप में क्या स्थितियाँ बन रही, भारत का मार्केट उससे प्रभावित है, उसमें वैश्य समाज, लोधी समाज, फलाने समाज, ये समाज, वो समाज, इन समाजों का कोई अस्तित्व, इनकी जरूरत है हमारे क्या? देखिए, ज़रूरत है। ऐसा होता है किसी भी समाज के लिए लीडरशिप ज़रूरी होती है। वो ज़रूरी नहीं होती है कि हमारे जो भी लोग बिछड़े हुए हैं या लोग जो हमसे अलग हैं। समाज का मतलब तो सब लोगों का ना? नहीं, आप जाति का बात कर रहे हैं? मैं जाति की बात कर रहा हूँ। जाति का मिशन ये होता है, जाति की बात ये होती है, आज आप देख लें कहीं भी कोई पार्टी टिकट देती है वो जाति के आधार पर देती है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है, मैं समझता हूँ, जो जातिगत आधार पर टिकट नहीं देती। आज मुझे बताएं, आप रामपुर में टिकट आपको मिला है,
लोधी समाज को टिकट मिला है, किस आधार में मिला है मुझे बताएं आप। क्या आपको लगता है जातीय समीकरण को साधने के लिए बिल्कुल भाजपा वोट दिया? नहीं, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। लोधी तो उन्होंने उतारा है, बाकी तीनों तो मुसलमान उतारे हैं। नहीं, तो उनका अलग अपना कहना है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आपको लगता है जाति का प्रभुत्व है, इस वजह से आपको वैश्य समाज बना देना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन गुप्ता है। नवीन, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पर फार्मा कंपनी में RSM हूँ, बाकी वैसे समाज में मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पे हूँ और अपने समाज को साथ में लेके हम लोग पहले एक आरोप लगता था कि रामपुर की सारी मर्ज की एक दवा आजम खान जी, अभी फिलहाल वो दवा को फ्रिज में रख दिया गया है, सरकार ने उस पर प्रतिबंध एक तरह से लगा दिया गया, जेल में है वो, अगर कहा जाए सांकेतिक शब्दों में वो जेल में है, सांकेतिक शब्द फ्रिज का मैंने इस्तेमाल किया। आपको लगता है कि आजम खां के ना होने की वजह से यहाँ की राजनीतिक समीकरण में कुछ बदलाव आया, यहाँ की हवाओं में कुछ, फिजाओं में कुछ बदलाव और गर्माहट और ठंडक क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए भाई साहब, अभी जैसे आपने पहले शुरुआत में कहा है कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो नेता लाए गए हैं वो बाहर से लाए गए हैं या बुलाए गए हैं, ये तो समय तय करेगा। समय तय करेगा, मगर उसके बारे में एक बात बताऊंगा कि यदि उन्हें नहीं लाया जाता या उन्हें नहीं बुलाया जाता तो ये तो 100% तय था कि यहाँ पर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीट है वो 100% निर्विरोध चुनकर आती। ये निर्विरोध चुन के नहीं आए तो जिस दिन हमारा यहाँ पर पर्चा भरने वाला था उस दिन 12 बजे तक पता नहीं था कि कौन आएगा। 12:15 बजे ये क्लियर हुआ कि इनका पर्चा आएगा, तो आप देखिए कि चार्टेड प्लेन से उनका वहाँ से सिंबल आया। तो आखिर समय तक पता नहीं चल रहा था क्या समीकरण बनेंगे, कौन बनेगा, नहीं तो यहाँ से 100% भाजपा की सीट निर्विरोध आनी ही आनी थी। लेकिन नदवी जी ने फंसा दिया सीट को। नदवी जी ने फंसा दिया, जिशान खां से फंसा दिया, मगर हाँ 100% ये हकीकत है कि यहाँ जो दो बड़े नेता यहाँ खड़े हुए हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हैं, तो हमारे वोट बटेंगे। हिंदू समाज जितना भी है यहाँ पर यदि एक तरफा सारा वोट यहाँ डाल देता है तो यहाँ लोधी जी को जीतने से कोई नहीं रोक पाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आजम खां के कैंडिडेट नहीं है नदवी साहब, ये अखिलेश यादव के कैंडिडेट हैं, इन्हें इसलिए चार्टेड प्लेन से व्यवस्था की गई। आजम खान साहब बहुत नाराज थे इस बात को। नहीं, आजम खान साहब ने कहा था अखिलेश यादव जी से, जो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बोला था कि रामपुर से आप लड़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक ये था, रात को 12-1 बजे तक यही था कि अखिलेश यादव जी यहाँ से जिला यूनिट ने भी यहाँ की समाजवादी पार्टी ने बगावत कर दिया था कि, मगर उसके बाद उनको यहाँ से टिकट नहीं दिया गया। तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा लगने लगा था कि यदि किसी कारणवश यदि अखिलेश यादव जी यहाँ से हार गए तो समाजवादी पार्टी पे बहुत बड़ा दाग लग सकता है। तो उन्होंने ये सोच के यहाँ से अखिलेश यादव जी को खड़ा नहीं किया। तो उन्होंने कोई ना कोई तो ऐसा नेता लेके आते जो यहाँ से नहीं था, तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में एक ऐसा नेता यहाँ से लाए जो कि किसी के साथ में भी नहीं है और सबके साथ में। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ की एक रैली थी, उन्होंने इशारों में कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस, पहले की सरकारों में एक नेता की भैंस ढूंढा करती थी। किसकी तरफ उनका इशारा था वो स्वाभाविक सब जानते हैं। अब पुलिस थानों में रहती है और लोगों की सुरक्षा करती है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि थाने की पॉलिटिक्स, थाने का प्रभुत्व इतना बढ़ गया है कि अब वो लोग मनमानी करते हैं। क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की? देखिए, कानून व्यवस्था की जो बात कहूँगा, पहले ये था कि यदि हम लोग किसी भी अपनी प्रॉब्लम को लेके थाने में जाते थे तो पहले उस थाने को डिनाई कर दिया जाता था उस प्रॉब्लम को। मगर आज की डेट में यदि हम फोन करते थे क्या आजम साहब का? आजम साहब की घंटी का इंतजार होता था, उसके बाद पर्चा फाइल होता था, FIR का। 100% यही होता था। पहले यदि किसी हम प्रॉब्लम को वहाँ लेके जाते थे तो ले जाने के बाद ये होता था कि देखेंगे। आज की डेट में यदि किस प्रॉब्लम को लेके जाते हैं तो ठीक है, हम लिखेंगे, देखेंगे, लिखेंगे में ये फर्क आ गया तब से अब तक। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा जी, आप हाउसवाइफ हैं, क्या काम करती हैं? कुछ हाउसवाइफ भी हूँ मैं वैश्य समाज से मंडल अध्यक्ष भी हूँ। ये सभी वैश्य समाज की आप लोगों ने एक टीम पूरी खड़ी कर रखी है ना? बिल्कुल। अपने लोगों को बुला लिया कि अपना मुद्दा आ जाए मार्केट में। नहीं, अपने मुद्दे का मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ जो मुद्दा है वो ये है, जो विकास की बात करेगा, जो काम की बात करेगा उसके साथ। ये बताइए, ये जब आप लोग वोट करने जाती हैं तो पतियों का कितना प्रभुत्व रहता है? वो तय करते हैं, वो बताते हैं फला व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, फला व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, कि आप लोग अपने हिसाब से आपस में चर्चा करके वोट करती हैं? नहीं, हम पति के हिसाब से नहीं देते, हम अपने हिसाब से देते हैं। हम ये देखते हैं हमें कौन सी सरकार क्या लाभ दे रही है, हमें उसको ही वोट करना है। पति लोग क्या कहते हैं, चर्चा क्या चलती है चुनावी से? ये हमारा डिसीजन है, हम पति की इस बात में नहीं सुनते हैं। अच्छा, वैसे सुनेंगे, लेकिन इस बात में हमारा खुद का डिसीजन होगा। जो सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, महिलाओं के लिए अच्छा करेगी, हम उसके ही साथ हैं। क्या जरूरतें हैं महिलाओं की? रामपुर की महिलाएं क्या चाहती हैं सरकारों से? रामपुर की महिलाएं यही चाहती हैं कि अच्छा एक महिलाओं के लिए एक यहाँ पे बिजनेस हो, जो महिलाएं काम कर सकें। और बाकी जो हम बीजेपी सरकार के लिए कहेंगे कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत किया है, आगे और भी सरकार। आप कहते ना बहुत कुछ कर दिया है, तो मुझ जैसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है वो समझ नहीं पाता क्या कर दिया है ऐसा आपके लिए।
आवास दिए हैं महिलाओं के लिए और शौचालय आपको तो नहीं मिले बनवाए हैं। होंगे। नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। जिनको जरूरत है उन्हें मिले हैं और जिनको जरूरत नहीं है उन्होंने भी लिए हैं। तो ऐसा नहीं, सबने ही लाभ लिया है और काफी कुछ महिलाओं के लिए कर रहे हैं, इतनी योजनाएं बना रहे हैं कि आधी चीजें हम लोग को तो पता भी नहीं मिलती होती है। अच्छा, आपको पता नहीं होती। मोदी जी और योगी जी से बहुत प्रभावित नजर आ रही हैं आपकी जो दोस्त हैं। क्या नाम है आपका? पारुल अग्रवाल। पर सपा कहती है कि सरकार में स्थितियां खराब हुई हैं। मायावती का आरोप है, मायावती सहित तमाम विपक्षी दलों का, कि एक तरह से दिखावा करते हैं महिलाओं की सुरक्षा और तमाम चीज़ें जो कहते दावा करती है सरकार, वो स्थिति नहीं। रामपुर की वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, मैं बचपन से रामपुर में रही हूँ और यहीं स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम देखा है मैंने। जब मैं 95 में स्कूटी से जाती थी ना, तो कमेंट्स होते थे। अगर मेरी स्कूटी कहीं फंस गई तो उस पर भी कमेंट्स होते थे। बेटियां पहले बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, हम लोगों को डर रहता था। हमारे पापा भी हमसे कहते थे बेटा मेन रोड से जाना और मेन रोड से आना, क्योंकि पहले मोबाइल सुविधा नहीं थी। बट आज जो हैं बेटियां, महिलाएं सब सुरक्षित हैं। चैन स्नैचिंग होती थी, आज आपको कहीं सुनने को नहीं मिलता। वो शायद ही, मेरे ख्याल से, मेरे सुनने में तो नहीं आता, ना पेपर में पढ़ने में मुझे आता है कि चैन स्नैचिंग होती हूँ। लेकिन पहले आए दिन सुनने में आता था महिला वहाँ स्कूल जा रही थी या यहाँ जा रही थी, उसकी चैन खिंच गई और उसका कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। तो जब हमें सरकार इतनी सुरक्षा दे रही है तो सिर्फ एक सुरक्षा ही मुद्दा है कि कुछ और बातें रहेंगी? जब आप वोट करने जाएंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगी, क्या रहेगा? आजम खां का वो दौर कैसा था? आप लोग कैसे याद करती हैं आजम खां के दौर को? उसको देखिए, वहाँ महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित थी ही नहीं और ना बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। बेरोजगारी तो सरकार पे भी बहुत आरोप है कि नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, पहले उन्होंने रिक्शाएं देके रोजगार खत्म कर, ये कहा कि हम रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने पढ़ने की तरफ प्रोत्साहित नहीं करा किसी को भी। आज की सरकार जो है वो पढ़ने की तरफ जोर दे रही है कि इंडिपेंडेंट बने इंसान। रिक्शा देके अपने तरीके से उनको घुमाना, ये हमारी सरकार का, जो आज की सरकार, हमारी सरकार मतलब जो आज की सरकार है। मेरे कहने का मतलब है, मेरे शब्द मत पकड़िए, कभी कभी टंग फ्लिप क्या करें मैम ना, नेता लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, कई बार बचा ले जाती है अपनी आइडेंटिटी। मैं इसीलिए शब्द हम लोग को पकड़ना पड़ता है। नेतागिरी में नहीं, मैं अपने जनरल बात बता रही हूँ आपको, एक आम नागरिक की तरह आपको बात बता रही हूँ कि उस समय कोई भी पढ़ लिख नहीं सकता था। उसका ये था कि बस रिक्शा चलाओ, बीड़ी बनाओ, कारचौक का काम करो, आगे मत बढ़ो। और जो, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी भी तो बनाई है यहाँ पे। अरे यूनिवर्सिटी का हाल आप देख रहे हैं ना? मुझे नहीं, मैं देख नहीं पाया, मैं देर रात पहुँचा हूँ और अभी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के क्या हालात? आप मीडिया से जुड़े होके आपको नहीं पता यूनिवर्सिटी का, तो ये तो आपके चैनल के लिए बहुत नहीं, कई बार जो चीजें पता होती हैं वो दूसरी बस होगी। आपको क्या क्या पता, हम ये भी जानना चाहते हैं। क्या आप जब करेंगे नहीं पता है, क्या ऐसा पता है यूनिवर्सिटी को लेकर? उनका दावा है कि शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे कहने को तो कहा जाता था कि निःशुल्क और बहुत कम शुल्क में बच्चे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जो भी हमारे पास मीडिया से ही सूचना सारी मिलती है, क्योंकि हमारे तो बच्चे वहाँ कभी पढ़े नहीं ना हम पढ़े। जो सूचना मिली है कि बाहरी मोटी उसमें फीस ली जाती थी बच्चों से और वहाँ तब उनको पढ़ाया जाता था। क्या नाम है? आइए आगे आइए। अरे कोई नहीं, ऐसे ही हाल चाल ले लेंगे। क्या बात, क्या चल रहा है? अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? कोमल मित्तल। कोमल जी, क्या करती हैं आप? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं, तो घर में आपकी चलती है वोट देते वक्त? आप तय करती हैं किसको मतदान करना है कि पति अपने हिसाब से वोट देता है? मेरी खुद की चलती है। हाँ, तो जब चलती है तो क्या सोचकर वोट करती हैं आप? जैसे आप वोट करने किसी को भी जाती ही होंगी, स्वाभाविक मतदान का प्रयोग करती हैं ना अपने? जी जी। तो क्या सोचकर वोट देने जाती हैं? जो भी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री हमारे बनेंगे या जो भी सरकार आएगी, उसके काम को देखते हुए, क्या कहते हैं, उसके व्यवहार को देखते हुए वोट करती हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा था कि गृह मंत्रालय की बागडोर, क्योंकि आप सभी लगभग ज़्यादातर लोग हाउसवाइफ हैं, मैं इसलिए जानता हूँ, तो इस सरकार पर एक बड़ा आरोप है कि जो महंगाई है वो बिगड़ गया है, जिससे किचन की अर्थव्यवस्था पूरी खराब हो गई है। देखिए, महंगाई तो पहले भी अच्छी खासी थी और महंगाई तो हर साल बढ़ती आई है। ये तो कहने का वो है उनका कि बीजेपी सरकार महंगाई कर रही है। महंगाई कुछ नहीं है। उसके साथ साथ किसको उज्ज्वल योजना दी है, किसको कितनी उज्ज्वल योजना दी है, पिंक शौचालय बनाए हैं, आवास दिए हैं, राशन इतना दिया है कि एक एक परिवार में राशन बच के जाता है और वो बेचते हैं उस राशन। आपके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं? आप कह रहे हैं महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, आपके बच्चे नौकरी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बच्चे नौकरी कर रहे हैं। बेरोजगारी तो हर समय रही है, लेकिन ये कि बच्चे वो दे भी रहे हैं। अभी इस वाली सरकार ने हमारे बनाए भी हैं। अच्छा, बनाए हैं। क्या नाम है आपका?
आशीष अग्रवाल। आशीष जी, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के कुछ मुद्दे रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस चुनाव में? बेरोजगारी चरम सीमा पे इस सरकार में। हाँ। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई रोजगार दिए हैं। हाँ, ये हकीकत है कि निर्भय की स्थिति है, जो महिलाएं पहले सुरक्षित नहीं थी वो सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे। तो ये मुद्दे रहेंगे जब आप वोट करने जाएंगे तो बेरोजगारी नहीं, लेकिन या और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। कौन सी सरकार अच्छी है? इससे अच्छी फिर कौन सी दिख रही? बेरोजगारी तो समाजवादी में भी रही। ऐसा नहीं कि उन्होंने रोजगार दे दिया। आज हम कहा कि यही इच्छा, चलाओ रिक्शा, मांगो भिक्षा। उन्होंने रिक्शा दे दी, सबके हाथ में, कोई रोजगार तो हुआ नहीं रिक्शा। क्या फायदा था उनको वोट देके, बताइए? और कौन सी सरकार? इससे बेटर सरकार कोई नहीं, बेटर एंड बेस्ट कोई नहीं। फिर बेस्ट ये की उनका कहना था हमने रामपुर को आधुनिक बना दिया, आधुनिक बना दिया, सड़कें चौड़ी करा, सड़कें चौड़ी कर दी, सबके हाथ में बैटरी रिक्शा दे दी। इतनी रिक्शा दे देंगे, उनका रूट बदलना पड़ रहा है। मैं कहा ना आपको, आज हम कहा कि यही इच्छा, चलाओ रिक्शा, मांगो भिक्षा। तो उन्होंने भी नहीं मार दी कोई कुछ नहीं कर पाया। सारी जमीनें हड़प ली, यूनिवर्सिटी बना ली, कुछ नहीं कर पाया। देखिए, ऐसा उन्होंने भी कोई विशेष काम नहीं करा। हाँ, वो सही है, सड़कें चौड़ी कर दी। कोई बिजनेस के मामले में आप बताइए, कौन सी उन्होंने फैक्ट्री लगा दी, कौन सा बिजनेस दे दिया? ये तो आप बताइए। उनका दावा है, वो कहते हैं कि हमने बहुत स्थिति मैंने तो झंडा गाड़ दिया, चांद पे आके तो गाड़ा थोड़ी है। वो उनका दावा है, उससे क्या हो रहा है? उनके दावे हैं, सब जो पूरा दावा है वो गुलाबी है। तो ये रामपुर के लोग हैं, इनके अपने अपने रुझान हैं, अपनी अपनी वास्तविक स्थिति है नेता आजम खां को लेकर, क्योंकि रामपुर की एक पहचान आजम खां को लेकर होती है। तो हमने पूरी बातचीत, आजम खां का एक लंबे समय तक यहाँ सांसद यहाँ से चुने गए हैं, विधायक चुने गए हैं, मंत्री रहे हैं। कहा जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के घोषित तो तौर पर नहीं, लेकिन हाँ, अंदर खाने सरकार चलाने वाले नेता थे। तो उनके प्रभुत्व, उनके वर्चस्व के बाद का ये ढलान का जब वक्त उनका जब उसमें नहीं है, इसमें चुनावी मैदान में, तो क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, आप तक बात पहुंची है। हम पूरे प्रदेश में जाएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ का चुनावी मिजाज क्या है। पश्चिम से लेकर पश्चिम की यात्रा लगभग हमारी पूरी हो गई है और हम धीरे धीरे पूर्वांचल अवध से होते हुए पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे। बताएंगे कि क्या सोच रहा है यूपी, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग वोट करने जरूर जाइएगा। वोट करने जाइएगा ना आप लोग? इन्होंने कहा वोट करने जरूर जाएंगे और आपसे भी आग्रह है कि आप लोग वोट करने जरूर जाइए। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए, मतदान करिए और हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में हमारे साथ पूरे देश का चुनावी मिजाज और उसके तापमान का पूरा समीकरण समझते रहिए। नमस्कार।